कल हमने अनौपचारिक समझौते संयुक्त पार्षद के बारे में जाना था। आज हम संघों के प्रारूप यानी फॉर्म्स ऑफ पोल्स के बारे में जानेंगे। समझौतों की शर्तों के अनुसार संघों के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जिनमें कुछ विशेष उल्लेखनीय हैं, जैसे आय अथवा लाभ संघ, पेटेंट अथवा एकस्वी संघ, निर्यात संघ, यातायात संघ, कृषि संघ। आय अथवा लाभ संघ इस प्रकार के संघ का उद्देश्य कंपनियों की आय अथवा लाभ का वितरण सदस्यों में निश्चित अनुपात में समान रूप से करना होता है। प्रत्येक सदस्य अपने निश्चित कोटे के अनुसार उत्पादित माल संघ को बेचने के लिए देता है। संघ माल का विक्रय करता है। माल के विक्रय के बाद जो धनराशि होती है, उसमें से विक्रय व्यय तथा संघ के अन्य व्यय निकाल दिए जाते हैं और इस प्रकार शेष लाभ को सदस्य स्वार्थों को समझौतों की शर्तों के अनुसार एक निश्चित अनुपात में बांट दिया जाता है। पेटेंट अथवा एकस्वी संघ, यह संघ एक ही वस्तु के बहुत से एकस्वी अधिकार प्राप्त करके तथा उसके अनुसार माल तैयार करके देश अथवा विदेश में बेचते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य किसी एक वस्तु के उत्पादन का एकस्वी अधिकार प्राप्त करना होता है। इस प्रकार ये संघ धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा के सभी क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लेते हैं। संघ का यह प्रारूप अमेरिका में सबसे अधिक प्रचलित है। सुप्रसिद्ध GEC जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा स्थापित द रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका ने विभिन्न कर्मचारियों से सने 4000 से भी अधिक पेटेंट प्राप्त किए हैं। निर्यात संघ, एक्सपोर्ट पूल, इस प्रकार के संघ का निर्माण विदेशी निर्माताओं से प्रतियोगिता करने एवं देश का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। अमेरिका में सर्वप्रथम इस प्रकार के संघों का निर्माण हुआ। यातायात संघ, ट्रैफिक पोल, इस प्रकार के संघ प्रायः जहाजी कंपनियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। आपसी प्रतिस्पर्धा को दूर करने के उद्देश्य से जहाजी कंपनियां जहाजी परिषद, शिपिंग कॉन्फ्रेंस का निर्माण करती हैं। ये संघ निश्चित भागों के लिए किराया निर्धारित कर देते हैं तथा नवीन कंपनियों को क्षेत्र से हटाने के लिए छूट प्रणाली यानी रिबेट सिस्टम को अपनाते हैं। यह छूट रिबेट उन व्यापारिक संस्थाओं को दी जाती है जो अपना सामान संघ के सदस्यों द्वारा विदेशों में भेजते हैं अथवा मंगाते हैं। कृषि संघ, एग्रीकल्चर पोल, इस प्रकार के संघों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन के विक्रय से संबंधित प्रतिस्पर्धा को दूर करना होता है। इससे कृषकों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिल जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो जाती है। इस प्रकार के संघ अमेरिका में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन के गिरते हुए मूल्य को रोकने के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। भारत में इनको अपनाया जा सकता है। संघों के लाभ, एडवांटेज ऑफ पोल्स। आपसी प्रतिद्वंद्विता का अंत, सदस्य स्वार्थों की आपसी प्रतिद्वंद्विता का अंत हो जाता है। इसके स्थान पर पारस्परिक सहयोग की भावना पनपती है। सुगम स्थापना, इसकी स्थापना सुगमता से हो सकती है क्योंकि निर्माण में वैधानिक शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं पड़ती। आंतरिक स्वतंत्रता, सदस्य स्वार्थों को आंतरिक मामलों में पूर्ण स्वतंत्रता रहती है। लोच, संघों के आकार एवं व्यवस्था को उसके सदस्यों की इच्छा अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। इस प्रकार का लाभ वितरण, लाभ बाजार का विभाजन, उत्पादन का परिणाम आदि सदस्यों की इच्छा पर निर्भर होता है। अधिक स्थायी,
संघों का जीवन काल अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होता है। इसमें अधिक पूंजीयन का भय नहीं रहता। प्रतिभाटक पर व्यर्थ में व्यय नहीं किया जाता है। बड़े पैमाने में उत्पादन की सुविधाओं तथा मितव्ययिताएं, इनके द्वारा बड़े पैमाने के उत्पादन की सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। विज्ञापन आदि में मितव्ययिता रहती है। उत्पादकों को प्रेरणा। संघ उत्पादकों को अपने व्यय कम करने तथा कुशलता में वृद्धि करने की प्रेरणा प्रदान करता है। सुगम का अंत। इसका बिना किसी औपचारिकताओं के सुगमता से अंत किया जा सकता है। संघों के दोष। डिसएडवांटेज ऑफ पूल्स। उपभोक्ताओं के शोषण की मनोवृत्ति। वस्तु उत्पादन पर कृत्रिम रोक लगाकर समाज में वस्तु प्रदाय की असुविधा हो जाती है, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होने लगता है। अस्थिरता। समझौते में अस्थिरता रहती है क्योंकि उसके समझौतों को किसी प्रकार से न्यायालय द्वारा कार्यान्वित नहीं कराया जा सकता। इसके अतिरिक्त कोई भी जरा सा मतभेद होने पर संस्था को छोड़ देता है। गुण। क्वालिटी का अभाव। वस्तुओं के उत्पादन में उनके गुण बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। दीर्घकालीन योजनाओं का अभाव। इनका जीवन अल्पकालीन होने के कारण दूरदर्शितापूर्ण योजनाओं का बनाना बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। अकुशलता। चतुर प्रबंधकों तथा संचालकों को अपनी कार्य कुशलता बढ़ाने का अवसर नहीं मिलता है। एकाधिकार को जन्म। सामाजिक दृष्टि से अपनी एकाधिकार की भावना के कारण ये समाज के लिए अहितकर सिद्ध होते हैं। केंद्रीय संगठन का अभाव। संघ का कोई केंद्रीय संगठन न होने से इन पर नियंत्रण स्थापित करना कठिन हो जाता है। उत्पादक संघ। समस्त व्यवसाय में लगे हुए विभिन्न स्वतंत्र व्यवसायी जब अपनी इच्छा से तथा विपणि पर एकाधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से एक पारस्परिक अनुबंध में बंट जाते हैं तो वह उत्पादक संघ बन जाता है। श्री वॉन वेकरथ के अनुसार उत्पादक संघ एक ही प्रकार के व्यवसाय में लगे उद्यमों के बीच स्वेच्छा से हुआ समझौता है जो सदस्यों के व्यवसाय की लाभ कमाने की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से विक्रय बाजार को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर लीफमैन के अनुसार उत्पादक संघ स्वतंत्र व्यापारियों की ऐच्छिक संस्था है जो किसी बाजार में एकाधिकार प्राप्त करना चाहती है। डॉक्टर इस्से के शब्दों में उत्पादक संघ स्वतंत्र व्यवसायियों का एक संघ है जो सदस्य इकाइयों के उत्पादन, क्रय मूल्य निर्धारण अथवा व्यावसायिक शर्तों से संबंधित दायित्वों को क्रियात्मक रूप देता है तथा स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध बाजार को प्रभावित करता है। उपरोक्त परिभाषाओं से हम यह पता लगा सकते हैं या कह सकते हैं कि उत्पादक संघ एक ही उद्योग की विभिन्न स्वतंत्र औद्योगिक इकाइयों का एक ऐच्छिक संगठन है जो अपनी इच्छा के अनुसार बनाया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य आपसी प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना है, बाजार पर एकाधिकार प्राप्त करना है तथा बाजार पर आधिपत्य अर्थात एकाधिकार स्थापित करने हेतु उत्पादक संघ के साथ एक केंद्रीय बिक्री संगठन यानी सेलिंग सिंडिकेट भी जुड़ा रहता है। उत्पादक संघ में सम्मिलित सदस्य इकाइयों को उत्पादन का पूरा हिस्सा अथवा एक निश्चित प्रतिशत पूर्व निर्धारित मूल्यों पर उत्पादक संघ को देना पड़ता है और उत्पादक संघ केंद्रीय बिक्री संगठन के माध्यम से माल की बिक्री की व्यवस्था करता है। इसके कुछ लक्षण होते हैं।
जैसे इसमें भाग लेने वाले व्यापारी स्वतंत्र होते हैं, उनके बीच किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए समझौता होता है। इसमें भाग लेने वाले व्यापारियों अथवा उद्योगपतियों का समान व्यापार या उद्योग होता है। संघ का उद्देश्य स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा को समाप्त करके मूल्यों को इच्छा अनुसार प्रभावित करना होता है। इसमें किसी प्रकार के दबाव का प्रयोग नहीं किया जाता। सदस्यों को चाहे जब संगठन छोड़ने का अधिकार मिल जाता है, वह जब चाहे तब संगठन छोड़ सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। इसके कुछ उद्देश्य होते हैं: कटु प्रतिस्पर्धा को समाप्त करना, विक्रय नियंत्रण द्वारा बाजार पर एकाधिकार स्थापित करना, प्रतिस्पर्धा की स्थिति से बचाव करना, मांग पूर्ति में समन्वय स्थापित करना, वस्तुओं के गुण एवं प्रकार पर नियंत्रण रखना, विभिन्न व्यावसायिक शर्तें निश्चित करना, वस्तुओं के मूल्य निश्चित करना और यह देखना कि उनसे कम मूल्य पर तो नहीं बेची जा रही हैं। मतलब किसी वस्तु का मूल्य ये निश्चित कर देते हैं और फिर इनको यह देखना होता है कि उस वस्तु का जो विक्रय है वो निश्चित मूल्य से कम या ज़्यादा तो नहीं किया जा रहा है। इसमें शर्तें निश्चित होती हैं तथा नियंत्रण रखना पड़ता है, जिससे मांग पूर्ति में समन्वय स्थापित रहता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।